नमस्कार। क्या वर्तमान में विश्व के देश एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आप कह सकते हो कि ये कैसा सवाल है। तो आज मैं और आप इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या विश्व के देशों के समक्ष तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है या फिर किसी एक नए खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है? मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं इस पूरे मुद्दे पर। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो लास्ट तक इसको देखिएगा। देखिए, हाल में ही हुआ क्या है कि चीन के द्वारा ताइवान, जो कि चाइना कहता है कि वन नेशन थ्योरी के तहत ताइवान उनका हिस्सा है, तो ताइवान पर हाल में ही हमले की प्लानिंग बनाई है। यानी कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और अपने फाइटर जेट, शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर चारों तरफ से ताइवान की तरफ तैनात कर दिए हैं या ताइवान की सीमा में तैनात कर दिए हैं। अब ऐसे में ताइवान ने भी, ताइवान की जो अधिकारी हैं, ताइवान की जो राष्ट्रपति है, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात की है कि अगर चाइना ने किसी प्रकार का कोई दुस्साहस किया तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ये संघर्ष एक तनावपूर्ण मोड़ पर आ गया है। ताइवान की सरकार ने युद्ध मोड में अलर्ट कर दिया है, बोल दिया है कि आप तैयार रहिए, कभी भी अपनी सेना को, अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स, नेवी को, सबको तैयार कर दिया कि कभी भी वॉर की संभावना बढ़ सकती है, आप लोग तैयार रहिए। तो वहीं चाइना लगातार अपनी ये हरकतें करता जा रहा है, लगातार चाइना उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसी जवाब में एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका के जो सुरक्षा सलाहकार हैं विल्सन, उन्होंने भी कहा है कि चाइना ताइवान को उकसाने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं चीन के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ जहां हमास और इजराइल वॉर, हमास इजराइल हिजबुल्लाह से होते हुए हमास और इजराइल और ईरान वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, तो वहीं दूसरी बड़ी पावर रसिया यूक्रेन वॉर में लटका हुआ है। तो अगर ऐसे में अगर चाइना और ताइवान वॉर हो जाता है तो अमेरिका 101% है कि ताइवान की तरफ से अपना जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इससे होगा क्या? इससे गुटबंदी होना शुरू हो जाएगी और एक बार फिर से विश्व के देशों के समक्ष एक युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये अपने आप में खतरे का काफी ज्यादा मुद्दा है। जहां विश्व में वैसे ही अनेक चुनौतियां हैं, जस्ट हम लोग अभी कोरोना महामारी की समस्या से दूरी हुए हैं, कोरोना महामारी से हमने निजात ही पाए, तो ऐसे में अगर युद्ध की समस्या पड़ेगी तो विश्व के देशों में एक अलग प्रकार का संकट देखने को मिलेगा। न सिर्फ मुद्रास्फीति की समस्या देखने को मिलेगी, जबकि खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उसके पैरामीटर्स को लेकर भी समस्या देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर चाइना और ताइवान युद्ध के संघर्ष में आ जाते हैं तो विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। क्यों? क्योंकि चाइना और ताइवान दोनों ही बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे में चीजें खराब होंगी अगर ये युद्ध की संभावना बढ़ती है या युद्ध वास्तविक युद्ध में कन्वर्ट होता है, तो समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर चीन और ताइवान के बीच में संघर्ष क्या है? आखिर क्यों चाइना चाहता है कि ताइवान चीन में शामिल हो जाए, तो वहीं ताइवान क्यों चाहता है कि वो अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखे? ये आपको समझना है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, है क्या, समझने की कोशिश करना। चीन और ताइवान में कहानी कहां से शुरू होती है? 1644 में चीन में चिंग राजवंश की शुरुआत हुई। चिंग राजवंश ने चीन को काफी प्रॉस्पर बनाया, काफी आगे ले जाने का काम किया। लेकिन 1895 में, ध्यान सुनना, 1895 में चिंग राजवंश ने ताइवान को, जिसे पहले फॉर्मोसा आइलैंड के नाम से जाना जाता था, तो चिंग राजवंश ने ताइवान को जापान को दे दिया और ये लंबे समय तक जापान के अंडर में रहा। ये द्वीप लंबे समय तक जापान के अंडर में रहे। लेकिन हुआ क्या? 1911 में, इन 1911 चिंगाई रेवोल्यूशन हुआ चाइना के अंदर। चिंगाई रेवोल्यूशन हुआ चाइना के अंदर और इस चिंगाई रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि चिंगाई क्रांति के बाद, चिंग राजवंश को समाप्त कर दिया गया और वहां पर चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। और इस गणराज्य के तहत सन्यात सेन राष्ट्रपति बने और एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कॉमिनतांग। तो हुआ क्या? इस चिंगाई रेवोल्यूशन के बाद जो जो एरिया चिंग राजवंश के अंडर में आते थे, उन सारे एरिया को क्या कर दिया गया? उन सारे एरिया को कॉमिनतांग यानी कि सन्यात सेन के अंडर में दे दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, सन्यात सेन के अंडर में दे दिया गया। इसी सन्यात सेन की पार्टी कॉमिनतांग ने चीन का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना।
रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहां पर रिपब्लिक का मतलब है, आपको समझना है, रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां का राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो इसका नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीजें बीतती गई, समय बीतता गया, लेकिन हुआ क्या, कौमी नतांग के ऊपर यूएसए का प्रभाव बढ़ने लगा। ध्यान सुनिएगा, यूएसए का प्रभाव बढ़ने लगा तो पूंजीवाद का फैलाव बढ़ने लगा, और पूंजीवाद के फैलाव के कारण चीन का समाज दो भागों में बट गया। शहरों में रहने वाले लोगों की कंडीशन लगातार इंप्रूव होती गई, तो वहीं ग्रामीण चाइना गरीबी, दुर्दशा, भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझने लगा। जब गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझने लगा तो यहीं पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसको माओ जदोंग या माओ त्सुंग के नाम से जाना जाता है। इस माओ ने क्या किया, अपनी एक पार्टी बनाई, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और साथ ही चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माओ की पार्टी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता गया, तो वहीं कौमी नतांग शहरों में पॉपुलर थी। समय बीता, चीजें बीती, तो माओ ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मूव करना शुरू किया। जब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मूव करना शुरू किया तो इसके लेकर क्या देखने को मिला, कौमी नतांग और माओ की पार्टी सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में संघर्ष देखने को मिला। 1949 में एक बड़ा चीनी आंदोलन हुआ, जहां पर माओ की पार्टी सीपीसी, तो वहीं सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कौमी नतांग पर चियांग काई शेक का नेतृत्व हो गया और इनके बीच में काफी संघर्ष देखने को मिला। संघर्ष कई समय तक चला, काफी दिनों तक चला, और इस संघर्ष में माओ की पार्टी की जीत हुई। इस जीत के पीछे एक और बड़ा रीजन है कि जब उसी समय, ध्यान से सुनना, जापान ने चीन के ऊपर हमला किया तो कौमी नतांग ने उसका जवाब नहीं दिया, जबकि ये पीछे हट गए, जिसके कारण कौमी नतांग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती गई। और 1949 की क्रांति में क्या देखने को मिला कि कौमी नतांग को हार का सामना करना पड़ा और चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, जिसमें लीडरशिप माओ के नेतृत्व में रही। और उसके बाद चीन ने अपना नया नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि कौमी नतांग ने क्या रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 1949 में हुई क्रांति के बाद कौमी नतांग के नेता चियांग काई शेक बड़ी मात्रा में धन लेकर और अपने बहुत सारे समर्थकों को लेकर फॉर्मोसा आइलैंड यानी कि ताइवान चले गए, और ताइवान पहुंचकर उन्होंने एक नया देश बनाया, जिसको ताइवान को उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि कौमी नतांग के नेता जब ताइवान गए तो उन्होंने ताइवान का नाम क्या रख दिया गया, तो नाम रख दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इसी बात को लेकर लड़ाई यहां पर होती है। जो मेन चाइना है, जिसमें आजकल अब सी जिनपिंग का रूल है या फिर जो माओ का रूल था, वो कहते हैं कि रियल चाइना हम हैं और हमारा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि ताइवान की सरकार कहती है कि रियल चाइना हम हैं, जिसका हमारा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको लेकर यहां संघर्ष देखने को मिलता है। तो वही चीन अपनी वन नेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, और वन नेशन पॉलिसी के तहत यह कहा जाता है कि हांगकांग, ताइवान ये अलग देश नहीं है, ये चीन के ही हिस्से हैं, चीन का ही पार्ट है और इन्हें चीन में ही सबमर्ज हो जाना चाहिए। तो वहीं ताइवान और हांगकांग अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखना चाहते हैं। अब ऐसे में एंट्री होती है अमेरिका की, ध्यान सुनना, ऐसे में एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका ताइवान को समर्थन देता है कि अगर चीन का कोई आक्रमण होगा तो ऐसे में अमेरिका उसकी क्या मदद करेगा, तो ऐसे में अमेरिका उसकी सैन्य मदद करेगा। इस तरह का आश्वासन अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। लेकिन हाल में ही टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और टेंशन बढ़ने का पीछे रीजन है ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओंग को तैनात कर दिया है, जो दुनिया के सबसे 4th नंबर का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको हाल में ही चाइना ने क्या किया है, तैनात कर दिया है। किसके क्षेत्र में, तो आंसर है ताइवान के आसपास वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया है, और ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब युद्ध की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे में ध्यान सुनिएगा, ये युद्ध होता है तो ये युद्ध सिर्फ चाइना और ताइवान का युद्ध नहीं होने वाला है। इस युद्ध में एंट्री होगी किसकी, एंट्री होगी रसिया की, जो कि चीन को सपोर्ट करेगा, तो वहीं एंट्री होगी अमेरिका की, जो कि ताइवान को सपोर्ट करेगा, और ये संघर्ष बढ़ने की कगार पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण विश्व के एक तीसरे मोर्चे पर भी युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। 2 मोर्चों पर पहले ही विश्व में युद्ध की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण पूरा विश्व प्रभावित है। तो ऐसे में अगर चाइना अग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है
तो चीजें खराब होने की संभावना पूरी पूरी है और विश्व का इसको खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी वजह से चाइना का अग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी अग्रेशन के कारण विश्व के देश काफी ज्यादा भयभीत हैं चाइना की इस बढ़ती नीति से, ड्रैगन की इस बढ़ती नीति से। आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चाइना के बारे में जो ब्रिटेन के नेताओं ने कहा कि चाइना एक सोता हुआ ड्रैगन है, इसे सोते रहना देना चाहिए, अगर ये जगह तो विश्व की ओर झपटने की कोशिश करेगा। क्या चाइना आज उसी कगार पर पहुंच चुका है? क्या चाइना आज विश्व को झपटने की कोशिश कर रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बताइएगा चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी का क्या विश्व के देशों को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए। दूसरी तरफ एक और समझिएगा, एक और संघर्ष यहीं पर देखने को मिल रहा है, जापान में जब से लीडरशिप चेंज हुई है तब से जापान के जो प्रधानमंत्री है नए, उन्होंने एशियन नाटो के बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एशियन नाटो बनाया जाए, जो कि फिर भी चाइना के लिए एक प्रभावशाली हो सकता है, चाइना को कंट्रोल कर सकता है। चाइना इस बात से भी काफी ज्यादा अग्रेशन में है और वही अपना अग्रेशन दिखा रहा है। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा क्या चाइना की अग्रेसिव नीति को कंट्रोल करने के लिए विश्व के देशों को एक साथ आकर अपनी सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? ये आपका प्रश्न है, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी आप नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।